हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइम। जो ये एंजाइम होता है वो एक तरीके से या सब तरीके से आप कह सकते हो बायो कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। ये बेसिकली स्पीड अप कर देता है एक रिएक्शन को, बेसिकली बायोलॉजिकल रिएक्शन को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, और इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे कि मिक्स नहीं हो जाता सबस्ट्रेट के साथ, रिएक्टेंट के साथ मिक्स नहीं होता, ये डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाता है। ये जस्ट एक मिडिल मैन की तरह रोल प्ले करता है। एंजाइम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेवरल थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, तो विदाउट एंजाइम पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है एंजाइम का, जिसमें सबस्ट्रेट जुड़ते हैं उसके एक्टिव साइट में और फिर वो बाद में जाकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बट आप देखो कि जिस तरीके का स्ट्रक्चर है एंजाइम का वो पहले भी वही था और बाद में भी वही है, वो चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस टॉपिक इज दे आर बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट का मतलब ये होता है दे स्पीड अप द रिएक्शंस, बायोलॉजिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो भी होती हैं वो इसको स्पीड अप करते हैं। दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर वो स्पीड अप कर देते हैं तो वो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। दैट इज़ जो रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसको वो इंक्रीज़ करते हैं। ऑल द एंजाइम्स जो रहते हैं वो सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर रहते हैं। एक्सेप्शन सिर्फ एक है, दैट इज़ राइबोजाइम। राइबोजाइम जो रहता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड के डेरिवेटिव रहते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ रहता है, ये प्रोटीन से नहीं बना हुआ रहता है, बट हाँ ये जो है इट इज़ इंक्लूडेड इन द एंजाइम। नेक्स्ट इज़ ऑल एंजाइम्स आर मेनली मेड अप ऑफ टर्शरी प्रोटीन। टर्शरी प्रोटीन से ही जो है अधिकतर एंजाइम जो वो बने हुए रहते हैं। ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंजाइम्स आर नेवर कंज्यूम्ड। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसमें कभी भी एंजाइम्स कंज्यूम नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। उनका जस्ट एक मिडिल मैन की तरह रोल प्ले करते हैं, वो कैरी आउट करते हैं सबस्ट्रेट को, स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को और उसी तरीके से खुद के फॉर्म में रह करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दे देते हैं। दे सिंपली हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, दे आर लाइक मिडिल मैन। नेक्स्ट इज एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो रहता है, द एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रहता है कि कितना ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्टेंट को टू पास द थ्रेशोल्ड बैरियर। थ्रेशोल्ड बैरियर मतलब कि ये जो सबसे अपर लिमिट वाला बैरियर होता है, मान लेते ये क्या रिएक्टेंट है और यहाँ पे इसको प्रोडक्ट बनना है, तो ये वाला बैरियर कितना में वो क्रॉस कर जाएगा, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है कि ताकि वो प्रोडक्ट का फॉर्म में आ सकता है, उस तरीके की एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये बेसिकली क्या है कि ये जो डायग्राम है वो सबस्ट्रेट को बतलाता है कि प्रेजेंट और नॉन प्रेजेंट ऑफ द एंजाइम्स क्या क्या हो सकते हैं ड्यूरिंग अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। यहाँ पे अब देखो ये बेसिकली क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी का ही मैंने ये ग्राफ बनाया है। ये जो आप एरो इंडिकेटेड देख रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट द एंजाइम्स बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर हो रहा है अगर आप एंजाइम का रिक्वायरमेंट नहीं करते हो तो। लेकिन जैसे आप एंजाइम का रिक्वायरमेंट करते हो विद एंजाइम, तो ये जो सबस्ट्रेट है, ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदल गया कितने आसानी तरीके से, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को एनर्जी नहीं लगा, हालांकि विदाउट एंजाइम्स एनर्जी लग गया बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इज जब क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है या फिर सबस्ट्रेट हम लोग कहते हैं, ये जो सबस्ट्रेट है जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, बट द रिएक्शंस ऑफ द रिएक्टेंट जो रहता, द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट जो रहता है वो ज़्यादा रहता है और प्रोडक्ट का एनर्जी जो रहता है वो कम रहता है। मतलब वो क्या होता है, स्टेबल प्रोडक्ट होता है, एनर्जी उसमें ज़्यादा नहीं है, हलचल ज़्यादा नहीं है, वो एक स्टेबल प्रोडक्ट कहलाता है। और यहाँ पे एनर्जी जो रहता है वो क्या होता है, रिलीज़ होता है। ठीक है, एनर्जी क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। तो इसको, इस टाइप ऑफ ग्राफ को और इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, जो कि एक तरीके का कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है जहाँ पे लार्जर मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिलीज़ करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जस्ट इसके अपोजिट जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आता है, जहाँ पे जो सबस्ट्रेट है या फिर जो रिएक्टेंट है उसका एनर्जी कम होता है एज़ कम्पेयर टू द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब रिएक्टेंट के कंपैरिजन में
प्रोडक्ट जो रहता है वो लेस स्टेबल है और रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है। इसमें क्या होता है, एनर्जी जो रहता है वो क्या रहता है, रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, एनर्जी जो रहता है वो रिक्वायर्ड होता है। और इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, और ये एनाबॉलिक रिएक्शंस के टर्म में आता है, जहाँ पे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एनर्जी कंज्यूम करके एक लार्जर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ एंजाइम, अब बेसिकली दो तरीके के मैकेनिज्म रहते हैं, बट मैं उनका जनरल यही बात ही रहती है कि एक्टिव साइट्स में आकर के सबस्ट्रेट बाइंड करता है। इसी तरीके से ये दोनों याद रखिएगा कि किसने ये दिया था। लॉकेन की मैकेनिज्म जो था वो एमएल फेस्टर ने दिया था, एंड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो था वो कॉशलैंड ने दिया था। तो बेसिकली जो मैकेनिज्म ये होता है कि जो एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम रहता है वहीं पे जाकर के सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट जो रहता है वहीं पे उसी पॉकेट्स में जाकर के क्या होता है, बाइंड करेंगे। तो ये जो ऊपर बाइंड करने वाला वो सबस्ट्रेट 1 हो गया, और ये जो नीचे बाइंड करने वाला वो सबस्ट्रेट 2 हो गया, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। अब जब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो एंजाइम के साथ इंटरलिंक करता है, वो जब जुड़ता है उसके पॉकेट्स में जा कर के, उसके गैप्स में जा कर के अपना बॉन्ड बनाता है, तो वो क्या होता है कि उस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और या फिर उसको ट्रांजिशन स्टेट्स में कह सकते हैं। यहाँ पे आप देखो कि सबस्ट्रेट पहले जुड़ा हुआ नहीं था, बट एंजाइम जैसे ही उसके साथ अटैच हुआ तो वो सबस्ट्रेट जो है वो एक साथ आ गए। नेक्स्ट इज, अब जब ये एंजाइम जो है इस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसके बाद एंजाइम जो है वो छोड़ देता है खुद को और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरीके से यही मैकेनिज्म रहता है एक एंजाइम का, और दिस एंजाइम इज़ फ्री टू बाइंड विद द नेक्स्ट सबस्ट्रेट। तो अब जो है ये एंजाइम ने कैटालिटिकल रोल प्ले कर दिया, अब इसको कोई काम नहीं है, जिसने ये रिएक्शन किया वो रिएक्शन हो गया, अब ये दूसरे के साथ बाइंड करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। नेक्स्ट इज फास्टेस्ट एंजाइम विच इज़ नोन टिल नाउ इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और वो कितना मोल्स पर सेकेंड्स बनवाता है, दैट इज 6 लाख मोल्स पर सेकेंड। एंड स्लोएस्ट एंजाइम जो है वो लाइजोजाइम रहता है, जो कि 30 मोल्स फॉर्मेशन करते हैं पर मिनट के टाइम पे। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, एंजाइम तो अपना रिएक्शन कर रहा है, बट कुछ तो ऐसे फैक्टर्स होंगे ना जो कि इसको अफेक्ट करते होंगे, दैट इज़ पीएच। द पीएच एट विच एंजाइम शोज मैक्सिमम एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। तो द पीएच एट विच द एंजाइम जो कि अपना सबसे ज़्यादा एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, उस पीएच को ऑप्टिमम पीएच कहा जाता है। साथ ही साथ जो टेम्परेचर रहता है, द टेम्परेचर एट विच एन एंजाइम शोज मैक्सिमम एक्टिविटी, उसी तरीके के टेम्परेचर को हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर जो रहता है वो 25 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस का रहता है एक एंजाइम के लिए। अगर लेस हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस से तो एंजाइम एक्टिव ही नहीं होगा, वो इनएक्टिव स्टेट में रहेगा। और अगर ज़्यादा हो जाता है तो जो प्रोटीन कंसिस्टेड है उस एंजाइम में वो टूट जाता है, उसका बॉन्डिंग टूट जाता है, पेप्टाइड लिंकेज टूट जाता है, और उसको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस ये रहता है टेम्परेचर के बेसिस पे, थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया जो कि जिसमें एक तरीके का बैक्टीरिया आता है जिसको हम लोग थर्मस एक्वाटिकस कहते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं अप टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस में। उनके जो एंजाइम्स रहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है तो उसके विद इन जो एंजाइम्स है वो भी सर्वाइव कर सकते हैं 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी क्या करता है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये वेलोसिटी का मार्किंग है इन दी वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन में कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को मार्क किया गया है। ये जो आप स्लोप देख रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि एकदम ये लीनियर पैटर्न में गया है, तो ये जब तक वो लीनियर गया, जब तक वो टिल्ट नहीं हुआ, तो उस तक क्या कहते हैं, वेयर 50% एंजाइम्स आर कंबाइंड विद द 50% ऑफ द सबस्ट्रेट। मतलब कि 50%
एंजाइम इतना तक लीनियर पैटर्न में आधा जो है एंजाइम आधा सबस्ट्रेट से बाइंड कर गया। जब यहाँ पे टिल्टनेस आता है और जब ये मैक्सिमम पॉइंट अचीव करता है तो उसमें वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वेयर ऑल एंजाइम्स आर कंबाइंड विद द सबस्ट्रेट, जहाँ पे सारे के सारे एंजाइम्स सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाते हैं वेलोसिटी मैक्सिमम में। और जब वेलोसिटी मैक्सिमम का आधा होता है तो सिर्फ 50% ही अटैच रहते हैं। नेक्स्ट इज Km। Km जो रहता है ये मिशेलियस मेंटेन कांस्टेंट कहलाता है। ये उस टर्म को कहते हैं at which the concentration at which 50% enzymes form 50% enzyme सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे 50% एंजाइम जो रहता है वो फॉर्म करेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बेसिकली यहाँ पे वर्ड मिसिंग है, द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होगा, ठीक है, दैट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच 50% एंजाइम्स फ्रॉम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मतलब वो सबस्ट्रेट कितना बच गया जब 50% एंजाइम जो वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर गए, तो कितना कंसंट्रेशन में सबस्ट्रेट बचा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिशेलियस मेंटेन कांस्टेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम से हमको ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ना है, तो एंजाइम जो रिक्वायर्ड है वो माल्टेज है और जो आपका सबस्ट्रेट है वो माल्टोज है। तो हम लोग ज़्यादा अमाउंट ऑफ द सबस्ट्रेट लेंगे क्योंकि हर एक सबस्ट्रेट तो जाकर के एंजाइम से नहीं करेगा। 500 लेंगे तो ज़रूरी नहीं है 500 से ही जाकर के जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि V मैक्सिमम जो होगा, जहाँ पे पूरा एंजाइम जो रहता है वो पूरा सबस्ट्रेट से जुड़ जाता है, और V मैक्सिमम का आधा जो रहता है वो तो 50% का रहता है। तो यहाँ पे आप V मैक्सिमम का आधा में देखो, जब 50% एंजाइम जो है वो 50% ऑफ सबस्ट्रेट के साथ जुड़ गए तो कितना अमाउंट बच गया है उसी को हम लोग Km कांस्टेंट से डिनोट करते हैं। दैट इज़ 350 जो है वो बच गया है, जो कि आगे जा कर के जुड़ेंगे ताकि सारे के सारे एंजाइम जो है वो बाइंड करेंगे सबस्ट्रेट के साथ। सो दिस इज़ ऑल फॉर एंजाइम्स। थैंक यू।